हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल सिविल्स। मैं हूं कुमार अनुराग और मेरे साथ आप भूगोल विषय और उसके साथ विज्ञान विषय की कक्षाएं जो है वो लेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आने वाले एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए विशेष रूप से मैं जिस विषय को यहाँ डील करूंगा उसमें से शुरुआती दौर में आप मेरे साथ कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स की क्लासेस लेंगे जिनसे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे ही जाते हैं और उनको समझने के लिए आवश्यक है कि आप इन बेसिक टॉपिक्स की सभी मूलभूत चीजों को जो है वो अच्छे से समझें। आज मैं जिस टॉपिक से शुरू करने जा रहा हूं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी थ्योरी है, जो भी इसके सिद्धांत है, इसको भी आपको समझना बहुत आवश्यक है और इससे रिलेटेड जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो भी समझना आपके लिए आवश्यक है। जो हमारे चैप्टर है इसे हम वायुदाब एवं वायुदाब की पेटियां, हालांकि ये वायुमंडलीय परिसंचरण का ही एक हिस्सा है। चैप्टर की शुरुआत यहां से करेंगे और उसके बाद अगली श्रृंखला में मैं आपको जो दूसरे इसके टॉपिक्स है उनके विषय में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वो है वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके बाद हम वायुदाब की पेटियां किस तरीके से पृथ्वी पर बनती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वायुदाब की परिभाषा क्या कहती है, कैसे हम समझे वायुदाब है क्या, है ना, या इसको आप वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, कैसे आप इसको समझेंगे। इसे समझने से पहले हम एक सामान्य परिभाषा सोचते हैं कि दाब क्या होता है। अगर हम ये समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से वायुमंडलीय दाब क्या है इसको भी समझना हमारे लिए आसान हो। नहीं, दाब या प्रेशर जब भी आप साइंस में इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, अगर किसी से पूछा जाए तो आजकल एक कॉमन आंसर आता है, वो आता है कि अगर हमने प्रेशर के बारे में पूछा तो आप सीधे सीधे कह देते हैं कि बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया जो है इसको हम दाब के रूप में परिभाषित करेंगे। लेकिन परिभाषा कुछ और भी कहती है। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल है और उस पर लगने वाले लंबवत बल को आप दाब के रूप में परिभाषित करते हैं। क्लियर है? अब ये दाब किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है, सतह कोई भी हो सकती है। ऐसे में अगर हम इस इकाई क्षेत्रफल को पृथ्वी की सतह पर देखें और ये कहें कि ये इकाई क्षेत्रफल हमने पृथ्वी की सतह की इकाई क्षेत्रफल के रूप में देखा, और पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या मौजूद है? पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु मौजूद है। अगर इस वायु के द्वारा पृथ्वी के इस इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत बल लगाया जा रहा है तो उसे ही हम किस रूप में परिभाषित करेंगे? वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में परिभाषित करेंगे। यही परिभाषा होनी चाहिए। लॉजिकली ये परिभाषा जो हम समझ पा रहे हैं निश्चित रूप से वायुमंडलीय दाब को अच्छे तरीके से समझाने के लिए काफी है। ठीक है, आप इस चीज को समझ पाएंगे कि पृथ्वी की सतह पर कहीं भी अगर उसके इकाई क्षेत्रफल पर सतह के ऊपर की जो वायु है उसके द्वारा लंबवत बल लगाया जा रहा है तो आप उसे वायुदाब के रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक, ये वायुदाब जो है वो किसी भी सतह पर किस तरीके से महसूस की जाएगी, इसके मान को हम किस तरीके से देखेंगे, इसको समझने के लिए हम आगे कुछ और समझते हैं। देखिए, एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह जो है वो समतल नहीं। पृथ्वी की सतह पर आप अलग अलग तरीके के उच्चावच यानी रिलीफ फीचर्स जो है वो पाते हैं, और इन रिलीफ फीचर्स की ऊंचाई जो है वो हम कहां से मेजर करते हैं? समुद्र तल से। ऐसे में अगर हम पृथ्वी पर उस स्थान को ढूंढना चाहें जहां पर सतह के ऊपर की जो वायु है इसका एक अगर हम कॉलम, एक अगर आप इसका एक
इस तरीके से पिलर नुमा, है ना, या किसी स्तंभ की तरह जो है उसको ऑब्जर्व करें और ये कहें कि पृथ्वी की सतह पर वो जो वायु का स्तंभ है ये कितना ऊंचा हो सकता है, कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर वायु का स्तंभ सर्वाधिक ऊंचाई के साथ देखने को मिलेगा। तो ये हम पृथ्वी पर जो सबसे निचली सतह है, जहां से हम पृथ्वी के हर एक उच्चावच की ऊंचाई को मापने के लिए रेफरेंस लेते हैं, संदर्भ लेते हैं, उस सतह पर आप कहेंगे कि वायुदंड की ऊंचाई या वायु के स्तंभ की ऊंचाई जो होगी वो सर्वाधिक होगी। यह सतह कौन सी होगी? यह सतह होगी समुद्र तल की। किसकी होगी? समुद्र तल की। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का के ऊपर जो समुद्र तल है, जो सी लेवल है, इस सी लेवल के ऊपर वायु के लंबवत दंड या जो भी वायु का स्तंभ है उसके द्वारा जितना भी बल लगाया जाएगा उस बल को हम औसत वायुमंडलीय दाब के रूप में देख सकते हैं। वायुमंडलीय दाब को जब हम परिभाषित करते हैं तो उसके साथ साथ हम इसकी इकाई, इसके मात्रक को भी समझने का प्रयास करें। सामान्य रूप से हम वायुमंडलीय दाब को मिलीबार मात्रक के साथ देखते हैं। ऐसे तो कई अन्य भी मात्रक मिल जाएंगे आपको, लेकिन वायुमंडलीय दाब को सामान्यतः हम मिलीबार में सूचित करते हैं। और इस तरीके से अगर हम समुद्र तल के ऊपर वायुमंडलीय दाब को समझने का प्रयास करें और कहें कि इसका मान औसतन कितना हो सकता है, तो वो मान हम 101.13.3 मिलीबार यानी कि 1013.3 मिलीबार के मान के साथ हम मेजर कर पाते हैं। सामान्य रूप से समुद्र तल के ऊपर यही वायुमंडलीय दाब जो है वो मेजर किया जाता है। जब भी आप समुद्र तल से ऊपर चलेंगे, सपोज किया ये समुद्र तल है और यहां से आप ऊपर चलेंगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हम कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें कि ये कैसे कम हो रहा है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर सतह यहां है और इस सतह के ऊपर वायुमंडल में जो वायु है उसका स्तंभ इतना ऊंचा बन रहा है, तो जैसे ही आप समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं, अब इस ऊंचाई पर जो सतह आपने ली है उस पर जो वायु स्तंभ का की ऊंचाई होगी वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। वायु स्तंभ के ऊंचाई के कम होने का मतलब क्या हुआ कि उसके द्वारा जो भी उसका द्रव्यमान है उसके द्वारा लगाया जाने वाला बल कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर बल कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से बल के कम होने का मतलब जो दाब का मान है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आपने इकाई क्षेत्रफल ले रखा है और उस इकाई क्षेत्रफल पर आप कह रहे हैं कि इसका मास यानी ये जो बल लगाएगा, ये जो द्रव्यमान के द्वारा यहां पर बल लगाया जाएगा, वो मास, वो द्रव्यमान कम हो गया क्योंकि वायु स्तंभ की ऊंचाई कम हो गई, तो निश्चित रूप से दाब का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस प्रकार से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको यह महसूस होगा कि वायु दाब कम होता चला जा रहा है। तो सामान्य रूप से जो आपने आज तक सुना होगा कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती है, उसके पीछे ये रीजन समझ में आता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे वायु स्तंभ जो है उसकी ऊंचाई कम हो रही है, उसका द्रव्यमान कम हो जा रहा है, तो उसके द्वारा जो महसूस किया जाने वाला बल है उस सतह पर वो भी कम हो जाएगा। इसमें एक रीजन और भी समझ में आता है जिसे हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, वो है वायु का विरल होना। यानी कि जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे आपको यह महसूस होगा कि जो वायु है वो सामान्यतया सतह के पास की वायु की अपेक्षा क्या हो गई है? विरल हो गई है, उसकी डेंसिटी कम हो गई है। और इस वजह से भी उस ऊंचाई वाले सतह पर जो द्रव्यमान मिल रहा है वो इतना कम है कि उसके द्वारा महसूस किया जाने वाला बल भी कम होगा, और इस तरीके से आप वायुदाब को वहां पर कम महसूस कर पाएंगे। तो इस तरीके से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में किस प्रकार से कमी आती है ये हम समझ पाते हैं कि ये वायु के विरल होने की वजह से हो सकता है, या वायुदंड में जो कमी आ रही है, वायुदंड जो है या वायु का जो स्तंभ है वो कमी हो रही है, उसके कारण जो मास में कमी आ रही है, जो द्रव्यमान में कमी आ रही है, उसके कारण ये दाब जो है वो कम होता चला जा रहा है। इसके अलावा एक और कारक है
जिसके कारण आप वायुदाब को कम होता हुआ या अधिक होता हुआ महसूस करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है क्या? तापमान। एक फैक्टर जिसको हम तापमान कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे, इसका भी असर, इसके कारण भी जो है वो वायुदाब कहते हैं कि प्रभावित होता है। तापमान के विषय में यह कहा जाता है कि तापमान के साथ जो वायुदाब का संबंध होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप ये कहें कि तापमान बढ़ेगा किसी भी स्थान का, तो उस स्थान पर वायुदाब जो है वो कम हो जाएगा। अगर किसी स्थान का तापमान कम होगा तो उस स्थान पर वायुदाब जो है वो अधिक महसूस होगा। इसको जरा हम रिलेट करके देखते हैं, कैसे हम इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सामान्य रूप से हम ये कहते हैं कि कभी भी जब वायु का तापमान बढ़ेगा, वायु का तापमान बढ़ेगा, तो वायु का तापमान बढ़ने के कारण एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि वायु के जो अणु है, उसके जो एटम्स है, उनके बीच दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। सामान्य रूप से हम इस चीज को समझते हैं कि जब भी कोई भी पदार्थ गर्म होता है, उसके तापमान में वृद्धि होती है, तो उसमें जो अणु है उनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हम ये कहें कि इकाई आयतन में जो भी वायु उपस्थित है, इकाई आयतन में जो भी वायु उपस्थित है, ठीक है, अगर उसके अणु दूर दूर हो गए तो उस इकाई आयतन में जो वायु का द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब द्रव्यमान कम हो गया तो जो उसके द्वारा बल लगाया जा रहा होगा वो भी कम हो जाएगा और सतह पर जो दाब है वो कम महसूस होगा। इसको थोड़ा और विस्तार में अगर समझे तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने के बाद सामान्य रूप से वायु जो है वो हल्की हो जाती है। हल्की क्यों हो रही है उसका कारण मैंने आपको बताया कि वायु के अणुओं के बीच दूरी आ जाएगी, प्रति इकाई आयतन में वायु का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा, और द्रव्यमान कम हो गया इसका मतलब वायु जो है वो हल्की हो गई। अगर वायु हल्की हो गई तो निश्चित रूप से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस प्रकार से उस पर कार्य नहीं कर पाएगा जैसा कि पहले कार्य कर रहा था, और ऐसी स्थिति में किसी भी सतह पर जो वायु पहले जितना बल लगा रही थी या उसकी वजह से जितना दाब महसूस किया जा रहा था, वो अब वायु के ऊपर उठने के कारण क्या हो जाएगा? कम महसूस किया जाएगा। और इस स्थिति में आप कहेंगे कि सतह पर वायुदाब कम हो गया। कारण क्या मैंने बताया? कारण आपको बताया तापमान का कम होना, तापमान का अधिक होना। अब इसके विपरीत थोड़ा सोचे। इसके विपरीत हमने ये सोचा कि अगर तापमान घटेगा, तापमान के कम होने का मतलब हो गया वायु जो है वो ठंडी हो रही है। ठंडी होने के कारण उसके अणु काफी नजदीक आ जाएंगे, आप आपस में जो है वो जुड़ने की स्थिति जैसी हो जाएगी, और ऐसे में प्रति इकाई आयतन में जो वायु का घनत्व है वो बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। द्रव्यमान में वृद्धि उसके द्वारा लगाए जाने वाले बल में वृद्धि करेगा, और यह स्थिति तब पहुंचेगी जब सामान्य जो दाब की स्थिति पहले महसूस की जा रही थी उससे अधिक दाब जो है वो यहां पर महसूस होने लगेगा। इसका मतलब हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि जब भी वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो तापमान का प्रभाव क्या करता है? तापमान में वृद्धि वायुदाब को कम कर देता है उस सतह पर। ठीक है, तापमान में वृद्धि, वायुदाब हो गया कम। और अगर हम ये कहें कि तापमान जो है इसमें कमी आ रही है तो उस स्थान पर वायुदाब जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो तापमान का भी एक प्रभाव जो है वो वायुदाब को अधिक करने या कम करने के लिए कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक, एक तीसरी चीज भी यहां पर हमें देखनी होगी। ऊंचाई का प्रभाव हमने देख लिया वायुदाब पर, हमने देख लिया कि किस प्रकार से तापमान का प्रभाव पड़ रहा है। एक बहुत ही स्पष्ट चीज और भी है जो शायद आपको पहले से पता ना हो, वो है कि पृथ्वी की जो गतिशीलता है ना, हमारी पृथ्वी जो है वो लगातार घूर्णन कर रही है, उसमें रोटेशन हो रहा है, और उस रोटेशन की वजह से पृथ्वी की सतह के ऊपर एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न होता है। एक ऐसा काल्पनिक बल जो पृथ्वी से सटी हुई हर एक चीज को डिफ्लेक्ट कराने या उसको विक्षेपित कराने का काम करती है। उस बल का जो प्रभाव है
वो भी आपको पृथ्वी की सतह पर जो उपस्थित वायु है उस वायु के द्वारा लगाए जाने वाले दाब को प्रभावित करने के लिए महसूस होगा। ठीक है, देखिए जिस बल की हम बात कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। कैसा बल है ये? तो कहते हैं कि पृथ्वी के लगातार घूर्णन के करने के कारण पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक बल उत्पन्न होता है। यह काल्पनिक बल पृथ्वी की सतह से सटी हुई हर एक चीज को विक्षेपित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इस बल की जिसने खोज की, जिसने इस बल को ढूंढा, पृथ्वी की सतह पर महसूस किया और इसके प्रभाव को महसूस किया, उनका नाम कोरियोलिस था। तो उन्होंने अपने ही नाम पर इस बल को नाम दिया कोरियोलिस बल। और इस कोरियोलिस बल का जो इंपैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि ये कोरियोलिस बल कर क्या रहा है। सतह पर जो भी चीज, पृथ्वी की सतह पर जो भी चीज छू रही है, जो सट रही है, इसके घूर्णन बल से उत्पन्न इस बल के कारण, घूर्णन गति से जो बल उत्पन्न हो रहा है, उस बल के कारण उस सटी हुई चीज में विक्षेपण होगा, वो अपने स्थान से हटेगी, विचलित होगी। अगर हम इस पृथ्वी पर देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पृथ्वी की सतह पर सटती है वो क्या है? वो है वायु। और इस वायु का जब इस कोरियोलिस बल से संबंध देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि पृथ्वी जो कि हमारी इस तरीके से अपने अक्ष पर लगातार घूर्णन कर रही है, इसके द्वारा उत्पन्न बल जो है इससे सटी हुई वायु को इस पर सटने नहीं देता, बल्कि इसको लगातार क्या कर रहा है? विक्षेपित कर रहा है। इस तरीके से बाहर की ओर फेंकने का काम कर रहा है। ये वायु अगर उस स्थान पर सटने का प्रयास करी है तो ये बल उसे उस स्थान पर सटने नहीं देता। अब इसमें हमें यह समझना है कि एक कोरियोलिस बल जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हो रहा है इसके सतह पर, क्या हर जगह इस बल का मान समान है या इस बल का मान जो है वो परिवर्तित भी होता है? ऐसे में हमें यह बताया जाता है कि जो कोरियोलिस बल का मान है वो पृथ्वी के ठीक मध्य में यानी विषुवत रेखा के पास जो होता है वो शून्य होता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं यानी कि पोल्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इस कोरियोलिस बल के मान में वृद्धि होती चली जाती है और कोरियोलिस बल का जो मान है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक पाया जाता है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों ही स्थानों पर आपको कोरियोलिस बल के मान में उसका जो मान है वो अधिकतम मिलेगा, वो मैक्सिमम मिलेगा। अब चूंकि कोरियोलिस बल का काम जो है वो है सतह से सटी हुई चीजों को विक्षेपित कराना, तो ऐसे में आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोरियोलिस बल का मान जितना अधिक होगा, सटी हुई चीजों में विक्षेपण भी क्या होगा? उतना अधिक होगा। कोरियोलिस बल का मान अगर कम होगा तो निश्चित रूप से उससे सटी हुई चीजों में विक्षेपण भी कम होगा। और कोरियोलिस बल का मान अगर शून्य होगा तो ऐसी स्थिति में जो विक्षेपण होगा वो भी बिल्कुल नहीं होगा, यानी वो भी क्या होगा? शून्य होगा। ऐसे में अगर हमसे यह कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर जो ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा यहां पर कोरियोलिस बल जो है वो शून्य महसूस हो रहा है, यानी विषुवत रेखा के आसपास अगर पृथ्वी की सतह से वायु सटती भी है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई विक्षेपण महसूस नहीं होगा। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, इस तरीके से इधर या इधर, वैसे वैसे वायु में विक्षेपण अधिक होगा। वायु जो है वो पृथ्वी से कम सटी रहेगी या उसे बाहर की ओर विक्षेपित किया जा रहा होगा, फेंका जा रहा होगा। ऐसे में वायु जितनी ज्यादा कोरियोलिस बल से प्रभावित होगी उसमें उतनी ज्यादा विरलता होगी, उसका घनत्व कम होगा और उसके कारण उस स्थान पर जो बल महसूस किया जाएगा उसके द्वारा वो भी कम महसूस होगा। ऐसे में आप बहुत सामान्य रूप से यह समझ सकते हैं कि अगर आप विषुवत रेखा से दूर जा रहे हैं तो ऐसे में
वायुदाब में धीरे धीरे जो है वो वृद्धि होना शुरू होगी, इसलिए वायुदाब में कमी होना शुरू होगी। इसलिए क्योंकि ये जो वायुदाब है वो बेसिकली जिस वायु के कारण यहां पर लग रहा है, वो वायु जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, विरल होती चली जा रही है। उसके द्वारा लगाए जाने वाला जो बल है वो बल कम होता चला जा रहा है, और अगर बल कम हो रहा है तो इसका मतलब वायुदाब में भी कमी आ रही है। तो जो हम समझ पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पृथ्वी के सतह पर वायुदाब को प्रभावित करने वाले ये जो दो कारक हैं मुख्य रूप से, एक तापमान और दूसरा कोरियोलिस बल। ठीक, एक तापमान है और दूसरा कोरियोलिस बल। अगर हम पृथ्वी की सतह पर इनके प्रभाव को अलग अलग करके देखें तो पृथ्वी की सतह पर एक जो ट्रेंड मिलेगा आपको वायुदाब का, वो बिल्कुल विपरीत मिलेगा। कैसे विपरीत मिलेगा, शायद इसको अभी तक आपके मन में ऐसे प्रश्न भी आए हों। हम जरा देखते हैं इसको। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि पृथ्वी की सतह पर अगर तापमान अपना काम करे, अगर टेम्परेचर जो है वो वर्क करे, तो ऐसी स्थिति में तापमान और वायुदाब के साथ जो संबंध है वो ये है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वायुदाब में कमी आएगी। यही तो हमने पीछे पढ़ा। ऐसे में हम ये कहते हैं कि औसतन विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान क्रमशः घटता चला जाता है। औसत रूप से हम यही मानते हैं कि विषुवत रेखा के पास तापमान अधिकतम और ध्रुवों पर तापमान न्यूनतम होगा। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रेंड को वायुदाब के साथ कंपेयर करके देखें, वायुदाब के साथ इसकी तुलना करके देखें, तो हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि चूंकि तापमान और वायुदाब के बीच विपरीत संबंध होता है, ऐसे में तापमान अगर अधिक है तो वायुदाब कम होगा, तापमान अधिकतम है तो वायुदाब न्यूनतम होगा, और तापमान न्यूनतम है तो वायुदाब अधिकतम। नहीं, दूसरी ओर अगर हम कोरियोलिस बल के साथ वायुदाब के मान को कंपेयर करके देखें तो भी कंडीशन वही है। कोरियोलिस बल का अधिक होना, जितना ज्यादा कोरियोलिस बल होगा वायुदाब उतना कम होगा, जितना कम कोरियोलिस बल होगा वायुदाब उतना अधिक होगा। तो अगर हम कोरियोलिस बल के मान को यहां पर कंपेयर करके देखें वायुदाब के साथ, तो हम कहेंगे कोरियोलिस बल का मान जो है वो विषुवत रेखा पर चूंकि शून्य है, तो शून्य होने के कारण स्थिति यह बनेगी कि कोरियोलिस बल जो है वो किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है वो वायुदाब पर नहीं छोड़े, वायु पर नहीं छोड़ेगा, और इसके कारण वायु अपने पूरे बल के साथ इस सतह पर जो है वो दिखाई देगी। ऐसे में वायुदाब जो है वो विषुवत रेखा पर अधिकतम होना चाहिए, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, चूंकि कोरियोलिस बल का मान अधिक होता चला जा रहा है, इसलिए वायुदाब कम होता जाएगा। दोनों चीजें बताइए आपको, तापमान के साथ और कोरियोलिस बल के साथ जो हम वायुदाब बदलता हुआ पा रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत स्थिति में है ना। तापमान के कारण अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाए तो वायुदाब बढ़ता हुआ महसूस होगा, और अगर कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण हम वायुदाब को मेजर करें तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब कम महसूस होगा। लेकिन हमने कभी भी इस चीज को अलग अलग करके नहीं देखा, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं ये पृथ्वी पर हमेशा उपलब्ध है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पृथ्वी के किसी स्थान पर जो तापमान है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आए, या हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पृथ्वी ने किसी समय अपना घूर्णन करना बंद किया और पृथ्वी के ऊपर जो कोरियोलिस बल उत्पन्न हो रहा है वो कोरियोलिस बल समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा भी हमने कभी नहीं पढ़ा। इस स्थिति में यह बहुत स्पष्ट है कि चूंकि दोनों ही चीजें उपलब्ध है, तो किसी भी स्थान पर अगर हमें वायुदाब मेजर करना हो, किसी भी स्थान पर अगर हमें वायुदाब का मापन करना हो, तो इसके लिए तापमान और कोरियोलिस बल दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण जो परिणाम निकल कर आएगा वही उस स्थान पर वायुदाब को निश्चित करेगा।
ठीक है। ऐसे में किसी स्थान पर अगर हम वायुदाब का मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, वायुदाब का मापन करना चाह रहे हैं, तो वहां हमें यह देखना होगा कि उस स्थान पर तापमान और कोरियोलिस बल का प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है और उनके सम्मिलित प्रभाव का जो परिणाम है वो किस ओर ले जा रहा है। जब इस चीज का मेजरमेंट किया जाता है, जब इस चीज का मापन किया जाता है, तो यह बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कोई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर कोरियोलिस बल से ज्यादा तापमान का प्रभाव अधिक मिलेगा, जबकि कुछ स्थान हमें ऐसे मिलते हैं जहां पर तापमान की अपेक्षा कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक मिलता है। ऐसे में जब हम विभिन्न स्थानों पर वायुदाब का मापन करते हैं तो वायुदाब का मापन करने पर जिस भी मान के साथ वायुदाब हमें मिलता है, चाहे हम उसे उच्च वायुदाब बोले या निम्न वायुदाब बोले, ये जो वायुदाब है वो दो तरीके से हम कहते हैं कि मेजर करके बताया जाता है। एक तो वायुदाब ऐसा होता है जिसके कारण उस क्षेत्र के वायुदाब को बोलते हैं कि वो तापजन्य है, और दूसरा बोलते हैं कि वो क्या है, गतिजन्य है। ये दो शब्द क्या हैं, ये दो टर्म्स क्या हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी हम ये कहते हैं कि किसी भी स्थान पर वायुदाब जो है वो तापजन्य वायुदाब है, ठीक, तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये जाता है कि उस स्थान पर कोरियोलिस बल के प्रभाव से ज्यादा तापमान का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। इसके ठीक विपरीत अगर हम गतिजन्य की बात करते हैं, यानी किसी स्थान पर जो वायुदाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको हम ये बोलते हैं कि ये गतिजन्य है, तो इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि उस स्थान पर तापमान से ज्यादा कोरियोलिस बल का प्रभाव देखने को मिलता है और उसके कारण उस स्थान का वायुदाब निश्चित किया जाता है। तो हम पृथ्वी पर अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे मिलते हैं, कुछ अक्षांश ऐसे मिलते हैं जहां पर हम इन चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से इनका प्रभाव देख पाते हैं या इनका असेसमेंट कर पाते हैं कि कहां पर तापमान का प्रभाव ज्यादा है और कहां पर कोरियोलिस बल का प्रभाव ज्यादा है। इन चीजों को जब वैज्ञानिकों ने समझा तो उसके आधार पर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से पृथ्वी के ऊपर वायुदाब की पेटियां किस तरीके से बन रही हैं उसके बारे में बताया। इससे पहले कि हम यह समझें कि वायुदाब की पेटियां कहां किस प्रकार से बन रही हैं, सबसे पहले हम इस वायुदाब की पेटियां हैं क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप पृथ्वी की सतह पर बात करते हैं, एयर प्रेशर बेल्ट्स की बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, तो कहते हैं कि एयर प्रेशर बेल्ट्स या वायुदाब की पेटियां जो हैं, ये पृथ्वी की सतह पर ऐसे कुछ निश्चित अक्षांशों के बीच ऐसे क्षेत्र हैं जहां सामान्य रूप से औसत वायुदाब जो है वो एक सामान्य औसत वायुदाब बना रहता है, और ये औसत वायुदाब हर जगह जो है एक सामान्य मान के साथ, एक सामान्य औसत मान के साथ जो है वो मिलता है। अगर हम इस पृथ्वी पर देखें तो कुल मिलाकर दो प्रकार के वायुदाब की पेटियां बनती हैं। अगर हम प्रकार को इस तरीके से देखें तो या तो उच्च वायुदाब की पेटियां बनेंगी या निम्न वायुदाब की पेटियां बनेंगी। उच्च वायुदाब की पेटियां उन स्थानों पर बनेंगी जहां पर वायु जो है वो सतह पर नीचे की ओर बैठ रहा हो और उसके द्वारा लगाए जाने वाला जो बल है सतह पर वो अधिक हो रहा हो, जबकि निम्न वायुदाब की पेटियां उन स्थानों पर बनेंगी जहां से वायु ऊपर की ओर उठ रही हो, वायुमंडल की ओर उठ रही हो, और इससे उस सतह पर वायु के द्वारा लगाए जाने वाला जो बल है वो कम महसूस किया जाएगा। तो जब हम ऐसे उच्च दाब और निम्न दाब के वायुदाब की पेटियों की बात करेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट आपको नजर आएगा कि कुछ क्षेत्रों में निश्चित अक्षांशों के बीच
वायु जो है वो ऊपर की ओर उठ रही है और उसकी वजह है कि उस स्थान पर जो कारक काम कर रहे हैं उसमें या तो तापमान अधिक प्रभावी हो रहा है या फिर कोरियोलिस बल अधिक प्रभावी हो रहा है। ठीक है, ऐसे में जब पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अक्षांशों के बीच यह निर्धारित किया गया या इस चीज को महसूस किया गया कि यहां से वायु या तो ऊपर की ओर उठ रही है जिसके कारण एक औसत निम्न दाब यहां पर बन रहा है, या यहां पर वायु जो है वो नीचे की ओर बैठ रही है जिसके कारण यहां पर औसत उच्च दाब बन रहा है। उस स्थिति में यह दिखाया गया कि पृथ्वी के इस पूरे सतह पर कुल 7 वायुदाब की पेटियां बन रही हैं, जिनमें से कुछ उच्च वायुदाब की पेटियां हैं और कुछ निम्न वायुदाब की पेटियां हैं। इन वायुदाब की पेटियों को जब देखा गया तो पृथ्वी के ठीक मध्य में, ठीक बीचों बीच 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच एक ऐसा क्षेत्र बनता हुआ दिखाई देता है जिस क्षेत्र से वायु लगातार ऊपर की ओर उठ रही है और इस क्षेत्र पर निम्न वायुदाब की स्थिति जो है वो महसूस होती है। पूरे इस क्षेत्र में आप पृथ्वी के पूरे एक गोलाई में घूम जाएंगे इन दोनों अक्षांशों के बीच, तो हर जगह आपको निम्न वायुदाब की स्थिति महसूस होगी, इसलिए क्योंकि यहां से वायु जो है वो लगातार ऊपर की ओर उठ रही है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही आप इस पेटी से ऊपर या नीचे की ओर जाएंगे तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच आपको क्या मिलेगी? उच्च वायुदाब की पेटी मिलेगी। यहां पर यह देखा जाता है कि वायु है वो सतह के ऊपर इस तरीके से बैठ रही है और उसके कारण उसके द्वारा लगाए जाने वाला जो बल है वो वहां पर अधिक पाया जा रहा है। इससे ऊपर जाएंगे तो लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वायु फिर से सतह से ऊपर उठती हुई दिखाई देती है और इस स्थान पर फिर से निम्न वायुदाब की स्थिति बनती हुई महसूस होती है। फिर ध्रुवों के निकट हम पहुंच जाते हैं और यहां पर 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री बिंदु तक और 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो चीज महसूस हो रही है, यहां पर वायु फिर से नीचे की ओर बैठती हुई महसूस हो रही है। इसको हम बोलेंगे कि यहां पर उच्च दाब की स्थिति बन रही है। जो स्थान है उसके हिसाब से इनका नामकरण भी अलग अलग किया गया है। जैसे पृथ्वी के ठीक मध्य में जहां पर वायु ऊपर की ओर उठती हुई आपको दिखाई दे रही है, इसे हम विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी कहते हैं। जबकि इसके ठीक ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र बन रहा है, जहां पर मैंने बताया कि यहां पर उच्च वायुदाब की स्थिति बनती हुई महसूस होगी, इस क्षेत्र को हम उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच का वो क्षेत्र जहां पर आपको वायु ऊपर उठती हुई फिर से महसूस हो रही है, जहां निम्नदाब की स्थिति बन रही है, इसको हम एक निम्नदाब की पेटी के रूप में परिभाषित करेंगे। और चूंकि यह क्षेत्र ध्रुवों के नजदीक है, इसलिए इसे उपध्रुवीय निम्नदाब की पेटी के रूप में परिभाषित किया जाएगा, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में। और इसके बाद अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, जहां पर ध्रुव के आसपास की स्थिति बन रही है, जहां पर वायु नीचे की ओर बैठ रही है, वायु काफी ज्यादा ठंडी होने के कारण इसका घनत्व अधिक है, द्रव्यमान अधिक है और द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसके द्वारा ध्रुवीय क्षेत्र पर बहुत ज्यादा बल लगाया जा रहा है, जिसके कारण यहां उच्च वायुदाब की स्थिति बन रही है। ध्रुवीय क्षेत्र पर होने के कारण इसे हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहेंगे। यह भी आपको दोनों गोलार्धों में बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरीके से कुल 7 वायुदाब की पेटियां निर्मित होती हैं। अभी मैं आपको यहां पर कारण के साथ एक बार बताना चाहूंगा कि ये जो वायु ऊपर उठ रही है या वायु नीचे की ओर बैठ रही है, इसके पीछे कौन कौन से कारक काम कर रहे हैं और किस पेटी को हम तापजन्य की कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे और किसे हम गतिजन्य की कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, दोनों चीजें समझेंगे हम यहां पर। एक तो यह समझने का प्रयास करेंगे कि अगर यहां से वायु ऊपर की ओर उठ रही है
तो यहां पर प्रभाव किसका ज्यादा है? तापमान का प्रभाव ज्यादा है या फिर पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाले कोरियोलिस बल का प्रभाव ज्यादा है? ठीक। और कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर कोरियोलिस बल का प्रभाव ज्यादा दिखेगा तापमान की अपेक्षा। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इस लाइन की मदद लेते हैं, जिस लाइन पर हम उन क्षेत्रों को यहां पर दिखाएंगे जो क्षेत्र मुख्यतः विषुवत रेखा के दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, एक तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फीयर के अक्षांशों को प्रदर्शित करेंगे। सुविधा के लिए मैं इधर यानी बाई तरफ जो है वो उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित कर रहा हूं और इसके जो अक्षांश है उन अक्षांशों को मैं इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा हूं। ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसके बाद 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर यहां पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और फिर 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी तरह से दूसरी ओर जाएंगे तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र हो गया, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और यहां विषुवत रेखा के इस ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इस ओर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है उन चीजों को यहां पर लागू करते हैं इस रेखा के ऊपर। देखिए, पृथ्वी के ठीक मध्य में यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के पास की स्थिति को देखें और यहां पर यह निर्धारित करें कि यहां पर कोरियोलिस बल और तापमान की क्या स्थिति होगी। आप में से सभी लोग बहुत आसानी से इस चीज का उत्तर दे पाएंगे कि इस विषुवत रेखा के पास तापमान जो होगा औसतन अधिकतम होगा। तापमान क्या होगा? अधिकतम होगा और यहां पर जो कोरियोलिस बल का मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इस स्थान पर, और अगर इससे हम थोड़ा उत्तर और थोड़ा दक्षिण भी जाएं तो निश्चित रूप से यह बहुत स्पष्ट है कि तापमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और कोरियोलिस बल के मान में भी इतना अंतर नहीं आएगा कि वो वायु को बहुत ही प्रभावी ढंग से विक्षेपित कर पाएगा। ऐसे में निश्चित रूप से इस स्थान पर तापमान का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा और जब तापमान का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी से सटी हुई वायु पर भी पड़ेगा और ये वायु जो है वो गर्म होने के कारण हल्की हो जाएगी। हल्की क्यों होगी ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो ये वायु हल्की हो जाएगी और इस तरह से ये वायु इस सतह से ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, बहुत स्पष्ट आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस स्थान से अगर वायु ऊपर उठ रही है इसका मतलब वायुदंड द्वारा उस सतह पर जो भी वायुदाब महसूस किया जाएगा वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा और इसलिए इस स्थान पर यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है ये निम्न दाब की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ऐसे में ये जो एक पेटी बनेगी इसको हम निम्न दाब की पेटी कहेंगे और यहां पर चूंकि ये विषुवत रेखा के निकट का क्षेत्र है इसलिए इस वायुदाब की पेटी को हम विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी के रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई कि यहां बीच वाले क्षेत्र में जो वायुदाब है वो वायुदाब निश्चित रूप से कम हो जाएगा, निम्न वायुदाब की पेटी के रूप में देखने को मिलेगा और चूंकि यहां पर तापमान ज्यादा प्रभावी है कोरियोलिस बल की अपेक्षा, निश्चित रूप से कोरियोलिस बल यहां पर कोई भी प्रभावी स्थिति प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। इसलिए तापमान के ज्यादा प्रभाव होने के कारण इस वायुदाब की पेटी का जो निर्माण है वो हम
तापजन्य वायुदाब की पेटी के रूप में परिभाषित करेंगे, है ना। यहां पर तापमान का प्रभाव क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अगर किसी भी स्थान से सतह से वायु ऊपर की ओर उठ रही है तो जैसे जैसे वायु ऊपर की ओर उठती है वैसे वैसे वायु के तापमान में भी कमी आती है, यानी यह वायु ऊपर जाते हुए ठंडी हो जाती है। निश्चित रूप से एक सर्टेन हाइट पर, एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये वायु इतनी ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के कारण इतनी भारी हो जाएगी कि वो नीचे बैठने का प्रयास करने लगेगी, है ना। भारी होने के कारण निश्चित रूप से वो फिर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण खुद को नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगी। लेकिन इस स्थान पर चूंकि वायु लगातार ऊपर की ओर उठ रही है सतह से, इसलिए वो उस भारी और ठंडी वायु को जो है नीचे की ओर आने नहीं देगी, बल्कि उस पर इस तरीके का फोर्स लगेगा, इस तरीके का थ्रस्ट लगेगा कि जो ठंडी वायु है वो ऊपर दो दिशाओं की ओर, दो टुकड़ों में विभाजित होकर दो दिशाओं की ओर मुड़ जाएगी। इस तरीके से हम बड़ा स्पष्ट रूप से यहां देख पाएंगे कि जो वायु यहां ठंडे होने के कारण नीचे बैठनी चाहिए थी, वो वायु दो तरफ बंटकर ऊपर ही आगे की ओर बढ़ने लगती है। यह वायु जब आगे की ओर बढ़ चलेगी तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा पाया जाता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद, ये जो ठंडी वायु है ये वायु 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में नीचे की ओर बैठने लगती है। क्यों बैठती है अभी मैं इसके विषय में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर स्पष्टता पाया यही गया कि जो वायु है वो इस तरीके से नीचे की ओर बैठने लगती है। जब भी वायु इस तरीके से सतह पर नीचे की ओर बैठेगी तो निश्चित रूप से उस स्थान पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई देगा। चूंकि ये एक निश्चित अक्षांशों के बीच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे भी हम पेटी के रूप में प्रदर्शित करेंगे और इसे हम कहेंगे कि ये उच्च वायुदाब की पेटी है। चूंकि इस क्षेत्र का संबंध उष्णकटिबंध के साथ एक निकट संबंध दिखा रहा है, उष्णकटिबंध के निकट होने के कारण इस क्षेत्र को आपने उपोष्णकटिबंध का नाम दिया और इसलिए ये जो दो वायुदाब की पेटियां बन रही हैं 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में, इन्हें हम कहेंगे उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। क्या कहेंगे? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, जो यहां और यहां इन दो स्थानों पर बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। इस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो आपको तापमान विषुवत रेखा की तुलना में थोड़ा कम होता हुआ महसूस हो सकता है, इधर भी और इधर भी। और इसके साथ साथ कोरियोलिस बल के मान से अगर हम तुलना करें विषुवत रेखा की अपेक्षा, तो यह कहेंगे कि कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा की अपेक्षा थोड़ा बढ़ा हो। ठीक है। क्या स्थिति बनती है इसको मैं एक स्टेप आगे जाकर अभी आपको समझाऊंगा। इसको समझने के लिए हमें यह निश्चित करना होगा कि सेम टाइम पर 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच क्या स्थिति बन रही है। अगर हम इन अक्षांशों के पास की स्थिति को समझ पाए तो वहां से हम ये जो 30 और 35 के बीच जो स्थिति बन रही है इसको और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। ठीक है। देखिए, अगर हम विषुवत रेखा की तुलना में या विषुवत रेखा का संदर्भ लेते हुए 60 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांशों के बीच की स्थिति देखें तो एक चीज बहुत स्पष्ट समझ में आती है कि यहां पर विषुवत रेखा की अपेक्षा तापमान अच्छा खासा कम हो चुका होगा और साथ के साथ यहां पर कोरियोलिस बल का मान भी थोड़ा अधिक हो चुका होगा। कहां की अपेक्षा? विषुवत रेखा की अपेक्षा। दोनों ही तरफ यह स्थिति है कि तापमान जो है वो कम हो चुका है और कोरियोलिस बल का मान जो है वो अधिक हो चुका है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं विषुवत रेखा के क्षेत्र की तुलना में। ठीक। ऐसे में बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि अगर तापमान कम हुआ है तो सतह से सटी हुई वायु जो है वो ठंडी हो चुकी होगी और अगर कोरियोलिस बल का मान बढ़ चुका है तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोरियोलिस बल का प्रभाव सतह से तती हुई वायु पर पड़ेगा, वो वायु को विक्षेपित करने का काम कर रहा होगा और इस तरीके से इस स्थान पर दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव है वही उस स्थान के वायुदाब को निश्चित करेगा। व्यवहारिक रूप से यह देखा जाता है कि इस स्थान की वायु जो है वो ऊपर की ओर उठ रही होती है और इस स्थान पर
30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच जो उच्च वायु दाब की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी हमें, उसकी अपेक्षा यहां पर वायुदाब कम मिलता है, यानी इस स्थान पर निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। जब वैज्ञानिकों ने इस चीज को देखा, जब जो भूगर्भ शास्त्री थे उन्होंने इन चीजों को देखा, तो उन्हें यह चीज बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाता है कि इस स्थान पर तापमान से कहीं अधिक कोरियोलिस बल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और वो इसलिए क्योंकि तापमान कम होने के कारण वायु जितनी ठंडी हो पाई है, ये वायु ठंडी होने के कारण भी इतनी भारी नहीं हो पाई कि वो कोरियोलिस बल के प्रभाव में ना आ सके। और कोरियोलिस बल का जो भी मान है वो उस ठंडी वायु को भी विक्षेपित कर पाने में सक्षम है। चूंकि वो कैपेबल है, चूंकि वो सक्षम है, इसलिए वो उस वायु को उस सतह से विक्षेपित करता है। विक्षेपण के कारण वायु के घनत्व में कमी आती है, घनत्व में कमी उसके द्रव्यमान में कमी लाता है, और इसके कारण वायु हल्की हो जाती है चूंकि, तो वो वायु उस सतह से ऊपर उठने लगती है। अगर वायु सतह से ऊपर उठने लगे तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये वायु ऊपर उठने के कारण उस क्षेत्र पर या उस सतह पर जो है वो निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न करेगी। किसी भी स्थान से अगर वायु ऊपर उठ रही है, चाहे सतह के पास उसका कुछ भी तापमान हो, अगर वायु उस सतह से ऊपर उठ रही है तो निश्चित रूप से सतह के ऊपर जाने के क्रम में उसके तापमान में कमी आएगी। मैंने पहले ही आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि सतह पर चाहे किसी भी प्रकार का तापमान हो, कितना भी तापमान हो, अगर वायु उस तापमान से के साथ उस सतह से ऊपर उठ रही है तो निश्चित रूप से उसके तापमान में कमी आनी ही आनी है। यह अक्षरशः सत्य है। ऐसे में आप ये देखें कि अगर ये वायु भी ऊपर उठकर इस ऊंचाई तक पहुंच रही है तो उस स्थिति में इसके तापमान में एक निश्चित कमी आ चुकी होगी। वायु ऊपर जाने के बाद ठंडी हो चुकी होगी, ठंडी वायु निश्चित रूप से भारी हो गई, और भारी वायु फिर से यह प्रयास करेगी कि वो उस स्थान पर क्या हो, नीचे की ओर बैठे, जैसा कि हमने विषुवत रेखा के पास देखा था। लेकिन जब विषुवत रेखा के पास की स्थिति में यह चीज संभव नहीं हो पाई कि ठंडी वायु नीचे बैठ जाती, तो इन स्थानों पर भी ठंडी वायु नीचे बैठ नहीं पाएगी। कारण वही है कि ऊपर उठती हुई वायु उस ठंडी वायु को नीचे बैठने नहीं देती, बल्कि हमेशा ऊपर की ओर पुश करती है, ऊपर की ओर धक्का लगाती है। ऐसे में बजाय इसके कि ये ठंडी वायु नीचे बैठ पाए, ये वायु जो है वो धक्के के कारण क्या होता है, दो हिस्सों में फिर से बढ़ जाती है और उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दोनों ही गोलार्धों में वायु के साथ सेम कंडीशन देखने को मिलती है कि ये उत्तर और दक्षिण की ओर इस तरीके से मुड़ रही है। अगर ये मुड़ रही है तो निश्चित रूप से ये ठंडी वायु उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी वायु के साथ मिल जाएगी, और दोनों का जो सम्मिलित द्रव्यमान है वो मिलकर इतना भारी हो जाएगा कि ठीक मिडवे में, ठीक मिडिल में, मध्य स्थान पर जो है ये दोनों इतनी भारी हो गई कि एक साथ मिलकर इस क्षेत्र में नीचे की ओर बैठने लगी। इनके यहां तक पहुंचने में जो चीज हेल्प कर रही है, जो कारक इसमें सहयोग कर रहा है, वो निश्चित रूप से क्या है, पृथ्वी का कोरियोलिस बल है, जो इस वायु को यहां से सतह से विक्षेपित करके इतनी दूर तक लाने का काम कर रहा है। और उस विक्षेपण के कारण ये वायु जो है इस मध्य वाले स्थान तक पहुंचती, यानी 30 से 35 डिग्री के स्थान पर पहुंच रही है, जहां पर यह सम्मिलित वायु मास जो है, वायु का जो द्रव्यमान है, वो एक साथ नीचे की ओर बैठ रहा है और इस क्षेत्र पर उच्च वायु दाब की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम इस 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र को, जिसको हमने उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी के रूप में परिभाषित किया, इस क्षेत्र पर अगर हम कहें कि जो वायुदाब की पेटी निर्मित हुई है उसके पीछे कारण क्या है, कारक क्या है, तो कारक हम पृथ्वी के गति के कारण, घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाली कोरियोलिस बल को मानते हैं। यहां पर तापमान जो है वो उतना प्रभावी नहीं है जितना प्रभावी कोरियोलिस बल है, और इसलिए इस स्थान पर जो भी वायुदाब की पेटी बन रही है उसे हम गतिजन्य वायुदाब की पेटी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसे हम गतिजन्य वायुदाब की पेटी कह सकते हैं।
जिस तरीके से विषुवत रेखा के पास तापमान के अधिक प्रभाव के कारण तापजन्य वायुदाब की पेटी बनी, जिसे हमने विषुवत रेखीय निम्नदाब की पेटी के रूप में प्रदर्शित किया, उसी तरीके से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच जो वायुदाब की पेटी बनेगी उसे हम गतिजन्य वायुदाब की पेटी बोलेंगे, क्योंकि वहां पर कारक कौन है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाला कोरियोलिस बल। उसी तरीके से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में बनने वाली वायुदाब की पेटी, जहां पर वायु ऊपर की ओर उठ रही है, ये निम्न वायुदाब की पेटी के रूप में देखने को मिलेगी। और इस निम्न वायुदाब के पेटी के बनने का जो क्षेत्र है, चूंकि ध्रुवों के निकट है, इसलिए इस क्षेत्र को नाम दिया गया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्या नाम देंगे इसको? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। अभी मैं एक स्पष्ट चित्र बनाकर आपको इन सारी पेटियों के बारे में अलग से बता दूंगा कि कौन सी पेटी कहां बन रही है, किन अक्षांशों के बीच बन रही है, उसकी एक स्पष्ट उसका जो डायग्राम है वो आपको मैं स्पष्ट रूप से बना के बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझे कि ये जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ठीक है, ये पेटी जो है ये भी कोरियोलिस बल के अधिक प्रभाव के कारण बनी। मैंने अभी पीछे आपको यह बताया कि चूंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर विषुवत रेखा की अपेक्षा तापमान भी कम हो चुका है ठीक ठाक, और यहां पर विषुवत रेखा की अपेक्षा कोरियोलिस बल का मान भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। हालांकि तापमान के कम होने के कारण वायु ठंडी हो चुकी है, लेकिन वायु इतनी ठंडी नहीं हो चुकी जिसके कारण उस पर कोरियोलिस बल प्रभावी ना हो पाए, वो इतनी भारी नहीं हो पाई है कि उसको कोरियोलिस बल विक्षेपित न कर पाए। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि इस स्थान पर तापमान भले ही वायु को ठंडा कर रहा हो, तापमान के कम होने के कारण वायु ठंडी हो गई हो, लेकिन कोरियोलिस बल अपना अधिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, और उसके अधिक प्रभाव के कारण इस स्थान की वायु विक्षेपित होने के कारण उस जगह पर विरल हो गई है, उसका घनत्व कम हो गया है, जिसके कारण वो हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठ रही है और उस स्थान पर निम्न वायुदाब की स्थिति बन रही है। तो इसको भी हम कहेंगे कि चूंकि यहां पर भी कोरियोलिस बल के ज्यादा प्रभाव होने के कारण ये वायुदाब की पेटी बन रही है, इसलिए इसे भी हम गतिजन्य वायुदाब की पेटी बोलेंगे। यानी अभी हमारे पास इस पृथ्वी की सतह पर सिर्फ एक ही ऐसी पेटी मिल रही है जो कि तापजन्य के रूप में दिखाई दे रही है। बाकी की जो 4 पेटियां अभी बनी हैं, इनको आप गतिजन्य वायुदाब की पेटियों के रूप में देख पा रहे हैं। अब आप देखें, जो वायु ऊपर की ओर इस तरीके से बटी, वो वायु यहां पर आगे आने के बाद जो इसका कॉलम ध्रुवों की ओर बढ़ रहा था, ध्रुवों की तरफ जाने वाली यह वायु जो है वो ध्रुवों के पास आकर क्या हो रही है? नीचे की ओर बैठ रही है। अभी आप निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि ये ध्रुवों की ओर बैठ कैसे पा रही है, क्योंकि ध्रुवों के पास तो जो है वो अधिकतम कोरियोलिस बल है, और चूंकि अधिकतम कोरियोलिस बल है इसलिए यहां पर उसका प्रभाव भी अधिकतम होना चाहिए, और जो वायु पृथ्वी की सतह से सटी हुई है उस वायु को पूर्णतः विक्षेपित होकर उस जगह पर निम्न वायुदाब की स्थिति प्रदर्शित करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं दिखा पा रहे। इस डायग्राम में हम ये देख पा रहे हैं कि जो वायु है वो यहां नीचे की ओर बैठ रही है, और अगर वायु नीचे की ओर बैठ रही है इसका मतलब यहां पर जो वायुदाब होगा वो कैसा होगा? उच्च होगा। यानी ये उच्च वायुदाब की पेटी के रूप में देखने को मिलेगा, दोनों ही तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। चूंकि यह वायुदाब की पेटी ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास बन रही है, इसलिए हम इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहेंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इस उच्च वायुदाब की पेटी के निर्माण में कोरियोलिस बल का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा, और क्यों यहां पर वायु जो है वो नीचे की ओर बैठकर उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न कर रही है? तो कारण स्पष्ट है कि यह वो क्षेत्र है जो वर्ष भर सर्वाधिक ठंडा रहता है। यह वो क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिलती है, और इस न्यूनतम तापमान के कारण इस पूरे क्षेत्र में जो वायुदाब आपको दिखाई दे रहा है, वो वायुदाब, जो वायु दिखाई दे रही है,
वो इतनी ठंडी और भारी है कि अधिकतम कोरियोलिस बल भी उस वायु को विक्षेपित कर पाने में सक्षम नहीं। देखिए, वही हमने जब उपध्रुवीय क्षेत्र की बात की तो हमने कहा कि वायु इतनी ठंडी नहीं हुई है कि वो कोरियोलिस बल के द्वारा विक्षेपित ना हो पाए, इसलिए यहां पर कोरियोलिस बल ने अपना प्रभाव छोड़ा और यहां पर वायुदाब जो है वो निम्न हो गया, क्योंकि कोरियोलिस बल ने इस स्थान की वायु को विक्षेपित कर दिया। अब जैसे ही हम ध्रुवों के क्षेत्र में आए तो वहां पर हमने देखा कि भले ही कोरियोलिस बल का मान अधिकतम है, लेकिन यह अधिकतम कोरियोलिस बल भी सक्षम नहीं है उस स्थान से ठंडी वायु को विक्षेपित कर पाने। और चूंकि कोरियोलिस बल की इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए अधिकतम कोरियोलिस बल होने के बावजूद भी इस स्थान पर वायु नीचे की ओर ही बैठती हुई दिखाई देती है, और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस स्थान पर उच्च वायुदाब की स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। चूंकि तापमान ज्यादा प्रभावी है, भले ही वो तापमान न्यूनतम है, लेकिन चूंकि तापमान ज्यादा प्रभावी है कोरियोलिस बल के ऊपर, इसलिए जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है इसे हम तापजन्य वायुदाब की पेटी के रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है, कैसा बोलेंगे इसको? तापजन्य वायुदाब की पेटी के रूप में बताएंगे। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो वायुदाब की पेटियां बन रही हैं पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अक्षांशीय क्षेत्रों में, ये वायुदाब की पेटियां किन कारणों से बन रही हैं, क्यों हमने इनका नामकरण तापजन्य और गतिजन्य के रूप में किया, और इनका स्पष्ट नाम जो उनके क्षेत्र के कारण पड़ा है और उनके वायुदाब की स्थिति के कारण पड़ा है, उसको हम किस तरीके से समझे। तो यहां पर आपको मैंने कारण के सहित बताने का प्रयास किया कि आखिर उन स्थानों पर कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है जिसके कारण वायु किसी स्थान से ऊपर की ओर उठ रही है या वायु किसी स्थान पर नीचे की ओर बैठ रही है, जिसके कारण क्रमशः निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये वायुदाब और वायुदाब की पेटियों के साथ हम इस तरह की चीजों को समझते हैं। यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सामान्यतः आपसे इस तरीके के प्रश्न बहुत कम आपको मिलेंगे कि वायुदाब की पेटियां क्यों बन रही है, कहां पर क्या प्रभाव है, लेकिन इस तरीके के प्रश्न जरूर बनते हैं। नाम देकर आपसे पूछा जाता है कि किन अक्षांशीय क्षेत्रों में कौन से वायुदाब की पेटी बनेगी। जैसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी अगर बन रही है, उच्च वायुदाब की पेटी अगर बन रही है तो वो कैसे बन रही है, या उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी अगर बन रही है तो वो कैसे बन रही है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कैसे बन रही है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहां बन रही है। तो आपसे अक्षांशों के विषय में पूछा जा सकता है कि ये कहां बन रही है। जब आप थोड़े ऊपर के एग्जाम में जाएंगे तो वहां आपसे ये भी पूछा जाएगा, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें आपसे कारण देके भी पूछ सकते हैं कि उस स्थान पर जो वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो किन कारणों से हो रही है। तो एक मोटे तौर पर आपको मैंने यहां खाका खींचकर बताया कि वायुदाब की पेटियां किस तरीके से बन रही है और वायुदाब किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित हो रहा है। इसी श्रृंखला में आगे की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि इन वायुदाब की पेटियों का किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे और किस तरीके से हम वायुदाब की पेटियों के बीच पवनों का जो परिसंचरण है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।